नमस्कार। इस वीडियो में हम बीए ऑनर्स हिंदी सेमेस्टर 6 के अंतर्गत आदिवासी साहित्य सॉरी नमस्कार। इस वीडियो में हम बीए ऑनर्स हिंदी सेमेस्टर 6 के अंतर्गत जो विषय है अस्मिता मूलक हिंदी साहित्य, इसमें आदिवासी विमर्श को पढ़ने वाले हैं। हम आदिवासी विमर्श की अवधारणा, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, आदिवासी समाज की सांस्कृतिक और जीवन दृष्टि, इन सभी को बारी बारी से देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। समकालीन हिंदी साहित्य स्त्री विमर्श और दलित विमर्श से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। हिंदी में आदिवासी विमर्श सबसे नया विमर्श है। दुनिया के आदिवासी समाज ने अपनी लड़ाइयाँ खुद ही लड़ी हैं, लेकिन मुख्य धारा के क्रांतिकारी साहित्यों ने भी उनके प्रति मानवीय संवेदनशीलता प्रदर्शित करते हुए उनकी चिंताओं के चित्रण की कोई जहमत नहीं उठाई। सवाल यह उठता है कि आखिर उनकी चिंता किसी को क्यों नहीं है? क्यों यह समुदाय आज भी हाशिए की जिंदगी जीने को अभिशप्त है? साहित्य यदि बाजार के लिए नहीं है, मनुष्य और मनुष्यता के लिए है, तो हिंदी साहित्य की प्रस्तुति आदिवासी समाज के बगैर क्यों है? यह प्रश्न प्रेमचंद से ज़्यादा प्रेमचंद की परंपरा के वाहकों से है, क्योंकि प्रेमचंद से छूट गया आदिवासी आज भी उनकी परंपरा में क्यों बहिष्कृत है? इस प्रश्न का जवाब न मिलता देख पिछले दशकों के दौरान इस शून्य की भरपाई की दिशा में खुद ही आदिवासियों को पहल करनी पड़ी है। आइए देखते हैं आदिवासी विमर्श की पृष्ठभूमि। उदारीकरण और वैश्वीकरण का प्रभाव। ऐसा नहीं है कि हिंदी में इससे पहले आदिवासियों के जीवन पर लिखा नहीं गया, लेकिन पिछले 2.5 दशकों के दौरान उदारीकरण एवं वैश्वीकरण की तेज होती प्रक्रिया के साथ जिस तरह से आदिवासियों के जीवन में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हस्तक्षेप को बढ़ावा मिला, इसने आदिवासी क्षेत्रों में संघर्ष को तेज कर दिया है। इसके 3 मूलभूत संकट है। पहला, जल, जंगल और जमीन। दूसरा, अस्तित्व और अस्मिता का संकट। और तीसरा है भाषा का संकट। तो आइए हम बारी बारी से इन तीनों को देखते हैं। जल, जंगल, जमीन का संकट। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हस्तक्षेप के कारण आदिवासी के जल, जंगल एवं जमीन से संबंधित पारंपरिक अधिकारों का अतिक्रमण शुरू हुआ है। राज सत्ता एवं प्रशासन का हस्तक्षेप बहुराष्ट्रीय कंपनियों एवं कॉरपोरेट्स के पक्ष में है तथा आदिवासियों के विरुद्ध रहा है। अस्तित्व और अस्मिता का संकट है। इसने आदिवासियों के समक्ष अस्तित्व एवं अस्मिता के विकट प्रश्न को जन्म दिया है। यदि वे अपनी सांस्कृतिक पहचान को अहमियत देते हैं तो उनका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है, और अगर वे अपने अस्तित्व को प्राथमिकता देते हैं तो उनकी सांस्कृतिक पहचान खतरे में पड़ सकती है। इनके साथ तीसरा संकट है भाषा का संकट। यूनेस्को ने भारत की जिन 196 जन भाषाओं के अस्तित्व को खतरे में बताया है, उनमें अधिकांश भारत की आदिवासी भाषाएं हैं। यही वह पृष्ठभूमि है जिसमें आदिवासियों की अस्तित्वगत एवं अस्मितागत बेचैनी ने एक पृथक एवं स्वतंत्र धारा के रूप में आदिवासी विमर्श की संभावनाओं को बल प्रदान किया है। तो आइए हम देखते हैं हिंदी साहित्य में आदिवासी विमर्श का प्रारंभिक चित्रण। प्रेमचंद के दौर में आदिवासी विमर्श। यद्यपि प्रेमचंद के कथा साहित्य में आदिवासियों को जगह नहीं मिल सकी और न ही उनका आदिवासियों के जीवन की से कोई परिचय था, तथापि उनकी रचनाओं में 2 जगहों पर आदिवासियों की चर्चा मिलती है। पहला, गोदान उपन्यास में। शिकार का प्रसंग में मेहता और मालती की टोली शिकार ढूंढते ढूंढते जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंच जाते हैं जहां उनकी मुलाकात वन कन्या अर्थात आदिवासी लड़की से होती है। प्रेमचंद ने उस वन कन्या का चित्रण करते हुए पारंपरिक सौंदर्य चेतना के आलोक में भले ही उसे कुरूप बतलाया हो, पर उसके मांसल शरीर का वर्णन करते हुए मिस्टर मेहता को उसके प्रति आकृष्ट दिखलाया है। यह वन कन्या मेहता की पत्नी की कसौटी पर खरी उतरती है, लेकिन दोहरे मानदंड के साथ जीने वाले मेहता उसे अपनी पत्नी के रूप में नहीं स्वीकारते।
प्रेमचंद इस पूरे प्रसंग में उस आदिवासी लड़की का नाम तक नहीं लेते, उसे गंवारनी बनाने की कोशिश करते हैं। दूसरा प्रसंग हमें सदगति कहानी में देखने को मिलता है। इस कहानी में विद्रोही चेतना से लैस एकमात्र पात्र है चिखुरी गोंड। वह दुखी को पंडित घासीराम के शोषण से बचाने की हर संभव कोशिश करता है, लेकिन धर्मसत्ता के आत्मसातीकरण से उपजे भय के कारण दुखी उससे निकल नहीं पाता और त्रासद मौत का शिकार हो जाता है। दुखी चमार की मौत की सूचना भी चिखुरी गोंड ही उसके समुदाय में देने जाता है। इस तरह यह कहानी हिंदू धार्मिक संस्कारों से मुक्त एक गौंड के माध्यम से ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ाई की कहानी है, जिसमें दलित और आदिवासी एकता की जरूरत की ओर संकेत भी दिया गया है। अब हम देखते हैं गैर आदिवासियों द्वारा जो आदिवासी विमर्श हमारे साहित्य में रचित है, उसे देखते हैं। स्पष्ट है कि प्रेमचंद भले ही आदिवासी रचनाकार न हो, पर उन्होंने अपनी रचनाओं के जरिए उस महाजनी सभ्यता के विरुद्ध आवाज उठाई जिनका आदिवासी जीवन एवं समाज में हस्तक्षेप आज भी बदस्तूर जारी है और जो आदिवासी दमन एवं शोषण के मूल में मौजूद है। केदार प्रसाद मीना ने कहा है कि प्रेमचंद, रेणु, संजीव और रणेंद्र आदि का साहित्य आदिवासी साहित्य न सही पर आदिवासियों की समस्याओं पर लिखा गया महत्वपूर्ण साहित्य है। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उनकी रचनाओं में आदिवासी जीवन की झलक उतनी ही है जितनी उस जगह पर आदिवासी आबादी थी। साहित्य में दीकू साहित्य के विवाद को देखते हैं। संजीव और रणेंद्र के आदिवासी इलाकों में काम करने वाले पात्र सुदीप्त और किशन आदि सभी दीकू नहीं कहे जा सकते। इनकी डायरिया महज उनकी निजी डायरिया नहीं, ये आदिवासी विस्थापन और उसके खिलाफ संघर्षों के दस्तावेज है, क्योंकि न तो सरकारें इन्हें दर्ज करती है और न ही विस्थापित करने वाली कंपनियां। निरक्षर आदिवासी तो दर्ज कर ही नहीं सकते। ऐसे में इन लेखकों की रचना और इनके पात्रों की डायरियों का महत्व बढ़ जाता है। इसलिए इन लेखकों के साहित्य को दीकू साहित्य कहना आदिवासी विमर्श का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। केदार प्रसाद मीना आदिवासी विमर्श को सहानुभूति के उस विवाद में उलझाने से बचाने की सलाह देते हैं जिसने दलित विमर्श को साहित्य की राजनीति में लाकर उलझा दिया है। हम आदिवासियों द्वारा जो आदिवासी विमर्श पर साहित्य में रचनाएं की गई हैं उसकी बात करते हैं। पिछले 2 दशकों में हिंदी संसार में आदिवासी लेखकों, विशेषकर झारखंड क्षेत्र के लेखकों ने अपनी पैठ और पहचान बनाई है। आज आदिवासी कलम की धार आंचलिक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर तक असरदार बन चुकी है। प्रमुख आदिवासी लेखक और उनका योगदान देख लेते हैं। पत्र पत्रिकाओं में लेखन को देखें तो हेराल्ड एस टेम्पो और रामदयाल मुंडा ने पत्र पत्रिकाओं में अपनी नियमित उपस्थिति के जरिए जंगल गाथा से लेखक पत्रकार के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। सामाजिक और राजनीतिक विश्लेषण को देखें तो होरो, निर्मल मिंज, रोज के रकेट्टा, प्रभाकर तिक्की, सूर्यम सिंह बेसरा और महादेव टिप्पो आदि का योगदान अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण है। पत्रकारिता में उपस्थिति देखें तो वासवी, दयामनी बारला, सुनील मिंज और शशिर टुड्डू ने विवेचन, साक्षात्कार या रिपोर्टाज की शैली में अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराई है। आलोचना एवं व्यंग्य के क्षेत्र में आदिवासी लेखन अभी आरंभिक चरण में है, लेकिन बुदू उरांव और मंजू ज्योत्सना ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। आदिवासी अस्मिता की बात करें तो आदिवासी लेखन हिंदी के अस्मितावादी विमर्शों में सबसे नवीन विमर्श है। वर्षों से हाशिए पर रखे गए आदिवासी समुदाय को आज साहित्य में जगह मिल रही है और इससे भी अच्छी बात यह है कि इस दिशा में खुद इस समुदाय के लोगों द्वारा ही पहल की जा रही है।
कविता सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधा है। महत्वपूर्ण यह है कि आरंभिक और ज़्यादातर आदिवासी साहित्य वाचिक परंपरा का हिस्सा रहा है और इसलिए यह गीत या कविता के माध्यम से हमारे सामने आता है। यही कारण है कि आदिवासी साहित्य की विधाओं में कविता सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधा है। इनमें उनके भोगे हुए सत्य के साथ साथ आदिवासी समाज के सामाजिक व्यक्तिक जीवन संघर्ष को अभिव्यक्ति मिली है। इनमें विभिन्न सामाजिक विद्रोह, नारी के जीवन संघर्ष, विस्थापन, अशिक्षा, अभाव एवं गरीबी, अस्तित्व के प्रश्न आदि का उल्लेख विस्तृत तौर पर देखने को मिलता है। प्रमुख हिंदी आदिवासी कवि और कवयित्रियों को देखें तो इसमें निर्मला पुतुल का नाम प्रमुख है। झारखंड की संथाली कवयित्री निर्मला पुतुल ने हिंदी कविता में अपनी रचना नगारे की तरफ बजते शब्द के जरिए अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराई है। उनकी कविताओं में आदिवासी स्त्री के जीवन का चित्रण करते हुए स्त्री अस्मिता का सवाल उठाया गया है। दूसरे प्रमुख कवि है रामदयाल मुंडा। नदी और उसके संबंधी तथा अन्य नगीत और वापसी, पुनर्मिलन और अन्य नगीत कविता संग्रहों के जरिए पाठकों और आलोचकों का ध्यान इन्होंने अपनी ओर आकर्षित किया है। उनकी परवर्ती कविताओं में प्रकृति और मनुष्य के आदिम राग विराग की जगह राजनीति और समाज की विसंगतियों ने ले ली है। अन्य महत्वपूर्ण कवियों की बात करें तो गणेश कुजूर, मोतीलाल और महादेव टेप्पो की कई कविताएं भी खूब सराही गई हैं। प्रतीक चरित्रों और घटनाओं के संश्लिष्ट कथात्मक निवेश और प्रतिरोध के आंचलिक रंग से इन कविताओं की हिंदी पट्टी की कविताओं से भिन्न और विशिष्ट पहचान का संबंध जुड़ता है। अब हम आदिवासी अस्मिता के प्रश्न को देखते हैं। समकालीन हिंदी कविता में आदिवासी जीवन को व्यक्त करने वाले कवियों ने अपनी कविता के माध्यम से आदिवासी अस्मिता को पहचानने की कोशिश की है। पूर्वोत्तर के आदिवासियों का आंदोलन अपनी पहचान का आंदोलन है। अपनी पुरातन संस्कृति का ह्रास और उसमें आने वाली विकृतियों को देखकर उनका कवि मन तिलमिला उठता है। वह देखता है कि पश्चिम के हस्तक्षेप के कारण उनकी हीन भावना गहराती जा रही है और इस मन स्थिति में दीकुओं के द्वारा उसका इस्तेमाल आसान हो जाता है। ऐसी स्थिति में उसे अपनी ही जमीन एवं अपनी ही बिरादरी के प्रति गद्दारी से भी परहेज नहीं होता। मेघालय के कवि पॉल मलिंग दो की बिकाऊ है कविता इस स्थिति के लिए आदिवासियों को ही जिम्मेदार मानती हैं। बिकाऊ है हमारा स्वाभिमान, हमारी मान्यताएं, हमारी सामूहिक चेतना, अतिरिक्त बोनस, ये सारी चीज़ें लुटाने के भाव उपलब्ध है। विशेष संपर्क के लिए टेलीफोन नंबर की ज़रूरत नहीं, हमारे एजेंट हर कहीं हैं। यह कविता है बिकाऊ है जो कि पॉल मलिंग दो द्वारा रचित है। स्पष्ट है कि आदिवासी की मूल पहचान उसकी संस्कृति से जुड़ी हुई है। जब तक यह संस्कृति है तब तक उनकी पहचान सुरक्षित है। जैसे ही यह संस्कृति खतरे में पड़ेगी उनकी पहचान खतरे में पड़ जाएगी। आज वाकई बाजारवाद के कारण आदिवासियों की यह पहचान खतरे में है। अब हम आदिवासी स्त्री अस्मिता को देखते हैं। अंग्रेजों के साथ साथ जमींदारों, साहूकारों और महाजनों के द्वारा उनके शारीरिक शोषण और पुरुषों के उनके प्रति अमानुषिक बर्ताव और उनके दमन, शोषण एवं उत्पीड़न की लंबी परंपरा रही है। आदिवासी समाज के सामने विस्थापन एक ऐसी समस्या के रूप में सामने आती है जो उन्हें सांस्कृतिक, मानसिक और भौगोलिक तौर पर बदल कर रख देती है। इसकी पृष्ठभूमि में आदिवासी स्त्रियां देह में तब्दील होकर रह जाती है। सभ्य समाज उसकी देह की गंध से रोमांचित हो उठता है और फिर शुरू होता है देह को खरीदने और बेचने का अंतहीन मसला। यही वह पृष्ठभूमि है जिसमें आदिवासी साहित्य में स्त्रियों के बहुत से सवालों को महत्व मिला है। इसमें इस समाज की प्रताड़ित महिलाओं की पीड़ा एवं वेदना, उनकी अंतर्वेदना, उनकी कराह एवं चीख,
और मदद के लिए उनके द्वारा लगाई जा रही गुहारें पहाड़ों, जंगलों और घाटियों में बज रहे नगारों की तरह गूंज उठती हैं। निर्मला पुतुल की कविताएं इसके प्रमाण हैं, जिनमें आदिवासी स्त्री के जीवन का चित्रण करते हुए स्त्री अस्मिता का सवाल उठाया गया है। अब हम आदिवासी कविताओं में काव्यगत सौंदर्य को देखते हैं। आदिवासियों के द्वारा जो कविताएं लिखी जा रही हैं, उनमें जिन प्रतीकों, बिंबों और मिथकों का प्रयोग किया जा रहा है, वे उनके जीवन और उनकी संस्कृति से उठाए जा रहे हैं। इनमें मिथक उन लोक परंपराओं से उठाए गए हैं जिनका संबंध उनके समाज एवं संस्कृति के साथ जुड़ता है, और इसलिए वे प्रचलित मिथकों से बिल्कुल अलग है। उनके मिथक प्राचीनतम ग्रंथों से संपृक्त रहते हैं और ये प्रकृति से गहरे स्तर पर संबद्ध होते हैं। इनकी कविताओं में सहानुभूति की बजाय समानुभूति है, इसलिए इसमें सतहीपन की बजाय आदिवासी जीवन से अंतरंगता परिलक्षित होती है। इस तरह आदिवासी कविता वह जमीन तैयार करती है जो आदिवासी समाज और साहित्य के विविध पहलुओं को समझने में मददगार है। अब हम हिंदी उपन्यास में आदिवासी विमर्श को देख लेते हैं। हिंदी जगत पहले पहल आदिवासी समाज से रूबरू हुआ रेणु के आंचलिक उपन्यास मैलांचल में, जब उसने अपने ज़मीनी हक से बेदखल संथालों को अपने स्वतंत्र और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते देखा। यहीं उसका परिचय आदिवासियों की जिजीविषा और जीवटता से भी हुआ। उसने देखा कि प्रशासन की बेरुखी और जुल्म का शिकार होने के बावजूद मांदर एवं डिग्गे की आवाज़ बंद नहीं हो पाई, लेकिन एक सच्चे हमदर्द की तरह पीड़ित संथाल के प्रति सहानुभूति के बावजूद यह संघर्ष तार्किक परिणति तक नहीं पहुंच पाता। आगे चलकर महाश्वेता देवी के उपन्यास 1084 की माँ ने एक सशक्त एवं प्रभावी हस्तक्षेप के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और नक्सलवाद को लेकर एक नए नज़रिए से हिंदी जगत को रूबरू कराया। उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि नक्सली हिंसा ऐतिहासिक परिस्थितियों और एक लंबे समय से चले आ रहे ऐतिहासिक अन्याय की उपज है। अपने परवर्ती उपन्यासों में महाश्वेता देवी ने आदिवासी की विद्रोही चेतना को अभिव्यक्ति देते हुए हिंदी के पाठकों को बिरसा मुंडा जैसे महानायक से परिचित कराया। उपन्यास विमर्श की परंपरा 1980 के दशक से शुरू होती है और अपनी आंशिक धरातल पर आदिवासी विमर्श परंपरा 1980 के दशक से शुरू होते देखा जा सकता है। हेराल्ड एस टेपोनो के अधूरे प्रकाशित उपन्यास को पढ़ते हुए एक विस्फोटक संभावना से भेंट होती है। वाल्टर भेंगरा ने झारखंड अंचल और वहाँ के जीवन को केंद्र में रखते हुए सुबह की शाम उपन्यास लिखा, जो आदिवासियों के द्वारा लिखा गया पहला हिंदी उपन्यास है। पिछले दशक में उनके 3 उपन्यास तलाश, गैंग लीडर और कच्ची कली प्रकाशित हुए हैं। पीटर पाल एतका के उपन्यास जंगल के गीत की सबसे अधिक चर्चा हुई, जिसके नज़रिए एतका ने बिरसा मुंडा के उलगुलान के संदेश को तुम्बा टोली गांव के युवक कर्मा और उसकी प्रियाकर्मी के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश की है। मुख्य धारा के लेखकों का योगदान देखें तो रमनिका गुप्ता के उपन्यास सीता मौसी, कैलाश चंद्र चौहान के उपन्यास भंवर, संजीव रणेंद्र के उपन्यास हरियाम मीना के उपन्यास धूनी तपे तीर को बिहारी सम्मान से नवाजा जा चुका है। स्पष्ट है कि आदिवासी समाज सदियों से जातिगत भेदों, वर्ण व्यवस्था, विदेशी आक्रमणों और अंग्रेजों और वर्तमान में सभ्य कहे जाने वाले समाज से द्वारा दूर दराज जंगलों और पहाड़ में खदेड़ा गया है। अज्ञानता और पिछड़ेपन के कारण उन्हें सताया गया है। अक्षर ज्ञान न होने के कारण यह समाज सदियों से मुख्य धारा से कटा रहा है। उनकी लोक कला और उनका साहित्य सदियों से मौखिक रूप में रहा है और इसका कारण रहा है उनकी भाषा के अनुरूप लिपि का विकास न हो पाना।
भले ही आदिवासियों की रचनाओं में एक प्रकार की अनगढ़पनता और खुरदुरापन दिखे और कलात्मक बारीकियों के आलोक में उनका मूल्यांकन पाठकों एवं आलोचकों को निराश करता हो, पर इसका महत्व इस बात में है कि इसने मुख्य धारा के द्वारा उपेक्षित एवं तिरस्कृत आदिवासी समाज एवं उनके जीवन से व्यापक समाज को परिचित कराने की कोशिश की। आदिवासी लेखन की आलोचना और व्यंग के क्षेत्र में रचनाशीलता मुख्य रूप से कविता, कहानी, उपन्यास और संस्मरण के धरातल पर प्रकट होती है और यह अभी भी विकास की प्रक्रिया में अग्रसर है, लेकिन इसकी जीवंतता और प्रासंगिकता निरंतर बढ़ती रही है। तो इस प्रकार हमने आदिवासी विमर्श के उद्भव और विकास को देखा हिंदी साहित्य में। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यूनिट 1 की ये वीडियो थी और हो सके तो यूनिट 1 की एक और वीडियो आएगी और इस सब्जेक्ट के और वीडियो नहीं आएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।